इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर इन येस बैंक देन यू मस्ट बी नोइंग कि कितने सारे रीजन है येस बैंक को ऊपर लेके ड्राइव करने के लिए। जैसा कि आपको पता है डिश टीवी के साथ मामला चल रहा है, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का एक और एक रीज़न है, आपको पता है इनका एक और एक रीज़न है जो है वोडाफोन आइडिया, और कई सारे रीजन है जो येस बैंक को खाली एक ही न्यूज़ पर 10-12% की अपसाइड मूवमेंट दे सकते हैं और दिया भी है। अगर आप देखोगे वॉल्यूम बेस्ड काम आपको बहुत लंबा देखने मिलेगा। आपको बैंकिंग सेक्टर में मैं आप मुझे बता दीजिए पिछले एक महीने में कौन सा स्टॉक है जिसके वॉल्यूम 105 करोड़ बनी है और उसके अंदर 37% की डिलीवरीज उठाई गई है। सो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई स्टॉक होगा जिसके अंदर इतनी सारी डिलीवरीज उठाई गई होगी और इतनी बड़ी ट्रेडिंग हुई होगी। 105 करोड़ शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है जो एक नॉट जो नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात जरा भी नहीं है और जनरली ऐसे स्टॉक में होता नहीं है। अगर आप देखोगे जनरली 22 करोड़ का 1 मंथ का एवरेज है, 1 वीक का, एक हफ्ते से इसके अंदर यही चल रहा है, एक हफ्ते में 61 और अभी तो इसने डबल कर दिया 105। आपको पता है वोडाफोन आइडिया का शेयर सर्ज हो गया ऊपर, उनको रिलीफ मिल गया, दैट इज वाई द स्टॉक सर्ज अप। इन्होंने अपना यहाँ पर जो मामला था वो सुलझा कर कोर्ट को इन्होंने भर दिए हैं पूरे 100 करोड़ के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप मुझे नहीं 1 करोड़ के आसपास, तो आप एग्जैक्ट वैल्यू मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना और आर्टिकल भी यहीं पर खुला हुआ है, बट आई वांट यू टू आंसर मी। यहाँ पर आप देख ही सकते हो जितना भी भरा है आप वो पढ़ लेना। तो 1 करोड़ के आसपास सेटल कर दिया मामला, ये भी खत्म हो गया। और तीसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है येस बैंक और डिश टीवी का। डिश टीवी में उन्होंने कहा था कि भाई हमारे को मैनेजमेंट समझ में नहीं आ रहा है, हटा दो, लेकिन क्या हुआ ना सीएनबीसी की तरफ से एक न्यूज निकल के आई, एक अपडेट समझ सकते हो आप, तो वो निकल के आया। उन्होंने कहा कि डिश टीवी में इस प्रकार के कुछ एक्शंस हुए हैं जिसके बारे में येस बैंक को खबर नहीं है। अब देखिए येस बैंक है ना सबसे ज्यादा होल्ड करता है जिसे कहते हैं 25% ऑफ डिश टीवी होल्ड। करता है अभी 25% ऑफ डिश टीवी होल्ड करता है, तो पूरे 25% में से ऐसा है ना कि 25% इज अ वेरी बिग अमाउंट। आपको पता है वॉरेन बफेट जी एप्पल में खाली 5% होल्ड करते हैं लेकिन अभी भी बहुत बड़े शेयर होल्डर है। अगर आप देखोगे 25% होल्ड करना इज अ रियली वेरी बिग अमाउंट। तो उनको अगर कोई भी कंपनी है जो दूसरी कंपनी के अंदर 20% से ज्यादा वोटिंग राइट्स होल्ड करती है, अभी इक्विटी शेयर है तो वोटिंग राइट्स तो मिलती है इक्विटी शेयर के साथ, तो फिर वोटिंग राइट्स भी 20% से ज्यादा है। आपको पता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 ये एक प्रोविजन है सेक्शन 2B में, आपको दिख रहा है कि 20% से ज्यादा अगर कोई कंपनी होल्ड करती है तो वो एसोसिएट कंपनी बन जाती है। अभी ये डिश टीवी येस बैंक की एक एसोसिएट कंपनी है, सो येस बैंक कैन डू एनीथिंग, मतलब वो पूरे इन्फ्लुएंस को चेंज कर सकता है। अगर मेरे पास एक शेयर है येस बैंक का, सो आई कैन डू एनीथिंग ऑफ येस बैंक। बट अगर येस बैंक के पास डिश टीवी के 20% से ज्यादा शेयर है या फिर किसी भी कंपनी में कोई भी कंपनी का 20% से ज्यादा शेयर है, तो यहाँ पर एक इन्फ्लुएंस बन जाता है कि बस वो बोर्ड के मीटिंग में अपना बात रख सकता है। एंड येस बैंक ने यही किया, बोर्ड मीटिंग में अपनी बात रखी और प्रपोजल किया। बट अभी सीएनबीसी ने जैसी न्यूज़ जारी की है कि डिश टीवी में ऐसा कुछ हो रहा है जो येस बैंक को नहीं पता है, तो येस बैंक ने अभी एक हमें कह सकते हैं एक ऑर्गेनिक ऑडिट कंडक्ट करवा रहे हैं डिश टीवी में। तो अभी ऑर्गेनिक ऑडिट का क्या रिजल्ट आता है वो तो हमें बाद में पता चल जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है येस बैंक का शेयर इधर से ड्राइव ऊपर हो सकता है? आपको पता है 4000 करोड़ खाली वीआई से लेने बाकी है, तो आप देख रहे हो कई सारी जगह से ये अपना एनपीएस को रिकवर कर रहा है। और एक बात बता था चलो, NPA is a very big concern for every bank and in fact if I'm talking about a financial sector, तो फिर येस बैंक का एनपीए आपको पता है सबसे ज्यादा है। येस बैंक जो पुरानी वाली येस बैंक थी उसने बहुत सारे डिफॉल्ट्स किए थे, दैट इज वाई इसके बहुत सारे डिफॉल्ट्स के अंदर पेंडिंग है लोन्स और एनपीएस। अभी एनपीएस को सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या किया ना, एक पूरी यूनिट ही बना डाला ताकि वो यूनिट का खाली एक काम है कि किस तरह से एनपीए को कम किया जाए। सो दिस गिव्स अस रीजन कि इसका क्वार्टर का रिजल्ट हमेशा अभी ही पॉजिटिव ही आएगा। मतलब पूरी एक टीम ही बना दी है दोस्तों, तो फिर पॉजिटिव नहीं आएगा तो और क्या आएगा ना। तो इन्होंने बता दिया है कि बस हमें जो टास्क मिला गया है हमारे रिजल्ट को ठीक करना, तो वो हमने पूरी एक टीम बना दी और वो भी स्पेशलाइज टीम बनाई है। ऐसे नहीं कि किसी को भी डाल दिया एग्जीक्यूटिव या फिर एक इंटर्न को डाल दिया, नहीं, एक बहुत येस बैंक आपको पता है फुल एक ओवरऑल वर्ल्ड पे ग्लोबल लेवल पर एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है एंड गवर्नमेंट ने येस बैंक को बचा लिया है और अभी येस बैंक आगे जाके बहुत ही अच्छा कारनामा कर सकती है। मैं ये जरा भी नहीं कह रहा कि आप येस बैंक में बाय करके चलो, और मैं खुद कहना चाहूंगा कि मैंने भी येस बैंक में बाय नहीं किया है बिकॉज आई प्रेफर द टॉप सेक्टर लीडर स्टॉक्स
जैसे कि हमारे बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी है, तो मैंने एचडीएफसी को सिलेक्ट किया। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में मेरा जो फेवरेट स्टॉक है वो एचडीएफसी लाइफ है, बिकॉज एलआईसी अभी तक लिस्टेड नहीं है। फिर आगे और बढ़ेंगे तो ऐसे कई सारे हैं जो अपने सेक्टर लीडर स्टॉक्स है ना, उसी के अंदर पैसा डालोगे तो एक आप कह सकते हो एफडी की तरह रहेगा। मतलब आप एफडी करा रहे हो, उससे अच्छा आप सेक्टर लीडर स्टॉक्स में पैसे डाल दो, आपके पैसे कहीं जाने नहीं वाले हैं, डूबने नहीं वाले, उल्टा कंपाउंड ही होंगे। सो आप देख रहे हो खाली 11% लोग कह रहे हैं इसको सेल करने की, बट मेरी तरफ से तो मैं कहूंगा कि इसको देखिए आप अवॉइड करके ही चलो ना। अगर आपको एकदम लॉन्ग टर्म बारी खेलनी है ना, तो आप एचडीएफसी में पैसा लगा दो, बहुत ही अच्छी बैंक है, आगे जाके भी एक आपको कंसिस्टेंट 15 से 20% के रिटर्न आराम से देगी ही देगी। बट येस बैंक का कैसा है, चल गया तो बहुत अच्छा, और जिस तरह से हमें इसका मैनेजमेंट देखने मिल रहा है वो अच्छा ही दिख रहा है। अगर आप समझ रहे हो कि मैं बैंकिंग सेक्टर के लिए फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपये रखे हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए, तो मतलब 100% में से मतलब इतना अमाउंट रखा है, तो उसके अंदर से आप समझ सकते हो 30% आप येस बैंक में डाल देना, बाकी का जो 70% है वो आप एचडीएफसी में डाल सकते हो। सो मैंने अपनी बात रख दी। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।